अब एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको पता होनी चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने जो कैलकुलेशन की दैट इज W इज इक्वल टू या dW इज इक्वल टू माइनस du या माइनस du दैट इज माइनस n CV dt, ये हमने कैलकुलेट किया। तो अगर मैं यहां से इस CV की वैल्यू निकालूं या dt की वैल्यू निकालता हूं, dt इज इक्वल टू होगा माइनस dW अपॉन एन सी। मेरे पास एक रिलेशन ये आया, dt इज इक्वल टू माइनस dW एन CV। अब इस रिलेशन से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और पता भी चलती है कि अगर मेरे पास वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब है कि अगर गैस खुद वर्क डन करे, तो गैस अगर खुद से वर्क डन करेगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर गैस ने खुद से वर्क डन किया तो उस केस में जो टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर वुड बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर इज नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू तब होती है कि अगर इनिशियल टेम्परेचर मेरा 10 डिग्री सेंटीग्रेड था और फाइनल टेम्परेचर मेरा 8 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो मैंने dt निकाल लिया, तो dt वुड बी 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी गैस कोई वर्क डन करेगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इस बात का तो यही मतलब है। कहने का मतलब अगर एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन अगर मैं उसको वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब एक्सपेंशन के लिए dW इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो इस केस में जो dt होगा वो नेगेटिव होगा और T विल डिक्रीज, T कम हो जाएगा, एक्सपेंशन में उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। सिमिलरली अगर कंप्रेशन है तो कंप्रेशन के केस में वही, इसका जस्ट रिवर्स में बात करूं, dW वुड बी नेगेटिव एंड dt वुड बी पॉजिटिव and temperature will increase। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन के टाइम टेम्परेचर डिक्रीज करता है और कंप्रेशन के टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब एक नई बात, अगर मैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को थोड़ा सा रिलेट करूं, वैसे तो ऑलमोस्ट एडियाबैटिक में हम ये मान के चलते हैं कि कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर जो है वो नियरली कांस्टेंट है और जो हम वैल्यू निकालते हैं उसकी, मतलब जो स्लोप निकालते हैं पीवी डायग्राम का, वो स्लोप भी हमारे पास आता है, स्लोप भी आता है माइनस, स्लोप जो होता है dp अपॉन dv दैट कम्स आउट टू बी माइनस गामा p अपॉन v। और अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इसको निकालूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dp अपॉन dv मेरे पास होता है p अपॉन v। तो अब इन दोनों प्रोसेस को अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, इन दोनों प्रोसेसेस का, तो पीवी डायग्राम के बेसिस पर मैं इनका कंपैरिजन करना चाहता हूं। अगर मुझे पता हो कि देखो अगर p अपॉन v तो दोनों में ही है, नेगेटिव स्लोप है दोनों के लिए, बट जो एडियाबैटिक है उसमें एक टर्म गामा एक्स्ट्रा है, मतलब उसका स्लोप इज मोर नेगेटिव देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्म। तो अगर मैं बात करूं इस पीवी डायग्राम में, सपोज मेरे पास यहां से एक ही और एक ही, ये दो इस तरह के मुझे ग्राफ गिवन है और मुझसे पूछता है कि बताओ विच वन इज आइसोथर्मल एंड विच वन इज एडियाबैटिक। तो मैं कैसे बताऊंगा कि कौन आइसोथर्मल है और कौन एडियाबैटिक है? तो मैं कहता हूं कि अगर आइसोथर्मल या एडियाबैटिक की बात करूं तो मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगा। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू माइनस गामा p अपॉन v दैट इज मोर नेगेटिव देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, मोर नेगेटिव देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो
इस वाले में मोर नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, स्लोप का अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड देखूं तो मैग्नीट्यूड की बात अगर करूं तो अगर नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव स्लोप उसका एडियाबैटिक का नेगेटिव स्लोप ज्यादा है। बट अगर उसका मैं वो निकाल लूं, मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाल लूं तो उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो उस केस में अगर इस वाले में देखूं तो इस वाले में जो एंगल है ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल कम है। एंगल ज्यादा है और ये एंगल कम है तो मोर नेगेटिव ये हुआ और ये हुआ लेस नेगेटिव। तो दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज एडियाबैटिक। दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज एडियाबैटिक। सिमिलरली अगर इसी तरह का ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा हो, कुछ इस तरह का ग्राफ हो, तो इस तरह के ग्राफ में इट इज एडियाबैटिक एंड दिस इज आइसोथर्मल। कहने का मतलब जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट से आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। क्योंकि कोई भी दो आइसोथर्मल अगर मेरे पास है, अगर मेरे पास दो आइसोथर्मल प्रोसेस है या दो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ना तो आइसोथर्मल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं और ना ही एडियाबैटिक एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दो अलग अलग प्रोसेस ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं और वो इंटरसेक्शन पॉइंट ये बता देगा कि कौन इसमें आइसोथर्मल है और कौन इसमें एडियाबैटिक है। तो इस बात को थोड़ा सा और अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर इसी ग्राफ को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं और मेरे पास एक इस तरह का एक ग्राफ हो, तो इस तरह के ग्राफ में मैंने आपको बताया कि आइसोथर्मल जो होता है वो इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एडियाबैटिक इज मोर नेगेटिव देन आइसोथर्मल। तो आप क्या करें, आसान सा तरीका है देखने का, कोई भी ग्राफ इस टाइप का अगर आपको ग्राफ गिवन है तो आप दोनों जरा इस तरह से ये बना लें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ एडियाबैटिक के लिए होता है। दिस ग्राफ इज फॉर एडियाबैटिक। तो ये वाला ग्राफ आइसोथर्मल के लिए हो गया। अब अगर वो कहे कि आपको ऐसा ग्राफ दिया है तो ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक, और अगर ऊपर वाला ग्राफ दिया है तो ये वाला एडियाबैटिक और ये वाला आइसोथर्मल। सिंपल। तो दिस ग्राफ इज फॉर एडियाबैटिक। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, ये एडियाबैटिक के लिए क्यों है? सिंपल, स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा नेगेटिव है आइसोथर्मल से। तो अगर ये एडियाबैटिक है और ये आइसोथर्मल है तो दोनों के मैं स्लोप को कंपेयर कर लेता हूं। दिस इज आइसोथर्मल। तो अगर मुझे पूरा ग्राफ हो, इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या करें, उस पूरे के पूरे को बना लें, पूरे वाले ग्राफ को, और उसके बाद देख लें कि ये कौन सा ग्राफ किसके लिए ज्यादा मैचिंग है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। वैसे तो आप लोगों ने इलास्टिसिटी में पढ़ा है कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। जब भी मैं किसी गैस को एक्सपेंड करता हूं तो एक्सपेंड करने पर, मतलब उसको हीटअप करने पर, तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम में मतलब थोड़ा सा एक्सपेंशन आता है।
मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊं या घटाऊं, उसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे। तो बल्क मॉडुलस इज द मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। मैं उसको मेजर कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ बल्क मॉडुलस। तो किसी भी गैस के, अगर मैं बात करूं, किसी गैस के प्रेशर में आया चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा V बाई V। प्रेशर, अगर प्रेशर में चेंज आएगा तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और अगर वॉल्यूम प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो डेल्टा P है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा V अपॉन V। और जहां ये डेल्टा V अपॉन V, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी हो ये बात, तो डेल्टा V अपॉन V इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब कि किसी के वॉल्यूम में कितना स्ट्रेन आया। आप देखो, अगर मैं बात करूं, स्ट्रेन इज एक तरीके से मतलब कह सकता हूं कि उसकी शेप में चेंज होता है। जब भी मैं किसी, सपोज मेरे पास एक रोड है, इस रोड को गर्म करना शुरू करता हूं, तो अब डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्सपेंशन कोफिशिएंट, क्योंकि रोड इज अ वन डायमेंशन, तो इसके एक्सपेंशन कोफिशिएंट को ध्यान में रखते हुए इसमें इस तरह से थोड़ा सा एक चेंज आ जाता है। उसकी लेंथ डेल्टा L बाई L, इसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अब अगर मेरे पास कोई शीट है आयरन की, और इस आयरन की शीट को मैं गर्म करना शुरू कर दूं, तो इस आयरन की शीट के एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, या मैं कहूं सरफेस एक्सपेंशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग इस शीट में थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाती है। ये जब एक्सपेंड होगी तो ये कितना एक्सपेंड होती है, लेट दिस इज एक्सपेंड डेल्टा A, तो डेल्टा A अपॉन A इज द सुपरफिशियल स्ट्रेन। अब अगर मेरे पास एक क्यूब है और उस क्यूब को मैंने गर्म कर दिया बाय मीन्स ऑफ, किसी भी तरीके से मैंने इसको गर्म किया, तो इसके वॉल्यूम में जो टोटल चेंज आया, उस वॉल्यूम के चेंज को ही मैं कहता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब किसी गैस के केस में भी ये ट्रू है। तो अगर किसी गैस के प्रेशर में जो मतलब डिफरेंस आता है, चेंज इन प्रेशर डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब माइनस क्यों, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई V। अब माइनस डेल्टा V बाई V की बात अगर मैं करूं, तो आगे मैं कह सकता हूं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके, तो डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस B इंटू डेल्टा V अपॉन V, B या बीटा, देन बीटा इज इक्वल टू माइनस V इंटू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। दिस बीटा इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ अ गैस। अगर स्मॉल चेंज होगा, चेंज प्रेशर में चेंज स्मॉल हो, तो इन डिफरेंशियल फॉर्म आई कैन राइट दिस लाइक dP अपॉन dV। तो डिफरेंशियल फॉर्मेट बल्क मॉडुलस की ये, दिस इज बल्क मॉडुलस, जस्ट राइट इट डाउन। अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल। एक ग्राफ गिवन है, VT ग्राफ।
एक ग्राफ मुझे गिवन है A टू B, B टू C, C टू D, C टू A। इस ग्राफ में मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है कि हर एक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट कीजिए और बताइए टोटल हीट कितनी है। तो वर्क डन जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो सबसे पहले VT ग्राफ के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं मतलब प्रोसेस किस तरह का है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है या आइसोबारिक है। देखिए VT ग्राफ में ये वाला प्रोसेस, इस पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये प्रोसेस आइसोकोरिक रहा होगा। ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जरूर आइसोथर्मल होगा। और ये V के बढ़ने के साथ साथ सिंपल बढ़ता या घटता जा रहा है। तो इसके बारे में मैं अभी बताऊं तो VTB इज इक्वल टू nRT या V इज इक्वल टू nRP इंटू T। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर मैं फिलहाल A टू B की बात करूं, अगर A टू B में वर्क डन इन A टू B, वर्क डन इन A टू B दैट इज P इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V जो है वो तो कांस्टेंट है, डेल्टा V तो 0 है, तो वर्क डन इन AB इज 0। P इंटू DV के लिए हो गया। अब अगर मैं BC की बात करूं तो वर्क डन इन BC दैट इज आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल के लिए जो वर्क डन होता है वो होता है nRT नॉट ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो nRT नॉट दैट इज 2T नॉट, और n इज नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है n ही गिवन है, तो 2nRT नॉट। इनिशियल है मेरे पास V नॉट और फाइनल है 2V नॉट, दैट इज V नॉट दैट इज 2V नॉट, तो ln 2। दिस इज वर्क डन इन BC। नेक्स्ट इज वर्क डन इन CA। CA में मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो CA में अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो आई कैन से दैट P इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो B टू C टू A में वर्क डन फॉर C टू A इज इक्वल टू P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, P इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो वर्क डन भाई आ गया डेल्टा Q प्लस डेल्टा U। अब वर्क डन इज इक्वल टू आ गया, वर्क डन इन CA इज इक्वल टू मेरे पास जो आया दैट इज nR इंटू डेल्टा T। nR इंटू कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए nR इंटू डेल्टा T, और डेल्टा T को मैं लिख सकता हूं n इंटू R इंटू T नॉट माइनस 2T नॉट, दैट इज माइनस nR T नॉट। दिस इज द वर्क डन इन CA। तो QAB जो मेरे पास कैलकुलेट होकर आया, अब अगर मैं QAB की बात करूं तो QAB के लिए वर्क डन 0 है, तो अब AB प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 है, तो जो हीट होगी वो डायरेक्टली इक्वल टू होगी इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी UAB, दैट इज nR डेल्टा T। अब जो गैस मुझे गिवन है दैट इज nCV इंटू dt, तो गैस के लिए CV n इंटू CV इंटू dt, और dt की वैल्यू है 2T माइनस T नोट, 2T नॉट माइनस T नोट, दैट इज n CV इंटू T नॉट। दिस इज द वैल्यू फॉर QAB। अब BC के लिए अगर मैं बात करूं Q की, BC के लिए BC इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, तो Q डेल्टा U BC इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W के, और डेल्टा W मेरे पास आया इतना, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा Q इज इक्वल टू 2nR T नॉट ln 2। अच्छा, अब बात करें QCA के लिए, तो QCA के लिए जो मेरे पास प्रोसेस है दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। अब अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू होती है nCp डेल्टा T, तो nCp डेल्टा T इज T नॉट माइनस 2T नॉट, दैट इज माइनस nCp T। दिस इज ऑल अबाउट
द फाइंडिंग ऑफ इस प्रोसेस में ए बी सी ए के लिए जो टोटल फाइंड आउट करना है मुझे, जो कुछ भी मैंने क्यू निकालना है, यू निकालना है या डब्ल्यू निकालना है, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि लेट आई हैव अ कंटेनर, उस कंटेनर के हाफ पार्ट में एक कंटेनर के हाफ पार्ट में एक गैस भरी है, दैट इज आइडल गैस। इतने हाफ पार्ट में कंटेनर के एक आइडल गैस भरी, और इस तरफ वैक्यूम है, इस साइड वैक्यूम है और इस साइड एक गैस भरी है। लेट उसका जो प्रेशर है सपोज पी, वी, टेम्परेचर टी, नंबर ऑफ मोल्स एन, कुछ इस तरीके से उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो उसके पैरामीटर्स हैं, वो लाइक दैट। तो अब फ्री एक्सपेंशन ये कहता है कि अगर मैं इस वाल्व को निकाल लूं, इस वाल्व को अगर मैं निकाल लेता हूं, तो इस वाल्व को निकाल लेने की वजह से ये गैस इस वाले, ये जो इस वाल्व को निकालने के बाद ये यहाँ जो जगह बचेगी, इस जगह से निकल के किधर जा रहा है, वैक्यूम में, मतलब उस साइड जा रहा है, वैक्यूम की साइड। वैक्यूम की साइड जब ये जाता है तो इस गैस ने, ना तो मैंने कोई गैस पर वर्क डन किया और ना ही गैस कोई वर्क डन कर रही है। गैस क्यों वर्क डन नहीं कर रही? गैस इसलिए वर्क डन नहीं करती क्योंकि गैस के जो मोलिक्यूल्स, बेसिकली जो वर्क डन होता है वो वर्क डन होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑन द वॉल्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसलिए वर्क डन बाय द गैस इज जीरो। अब दूसरी बात, मैंने ना ही इसको हीटअप किया और ना ही इसको मैंने कोई चेंज किया, तो इसका वॉल्यूम तो यहां से जाके यहां हो गया, तो इसका वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, क्योंकि टेम्परेचर वही है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, प्रोसेस बड़ा स्लो था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब अगर डी मैं लिखूं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू के केस में अगर मैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। और ऐसा क्यों? बिकॉज
on expanding in vacuum, gas does not apply any force. पहली बात तो गैस कोई फोर्स अप्लाई नहीं करती है, और अगर मैं मान लूं कि गैस वॉल्स पर फोर्स अप्लाई भी करती है, एंड when gas exerts force on walls, then there is no displacement. Has delta Q equal to 0. ये सॉरी डेल्टा W इक्वल टू 0. ये बात तो चलो मेरी थोड़ी बहुत समझ में आई कि डेल्टा W इज इक्वल टू 0 हुआ. अब डेल्टा W इज इक्वल टू 0 हो गई, ये बात सही है. अब जब मैंने इसको एक्सपेंड किया था, मतलब मैंने जब इस वाल को खोला था, तो इस वाल को मैंने सडनली ओपन किया था, तो द प्रोसेस which I have done is basically a sudden process. अब अगर कोई प्रोसेस सडन प्रोसेस होता है तो मैं इस सडन प्रोसेस को कहता हूं कि दिस इज ए एडियाबैटिक प्रोसेस. अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आई कैन इजीली से दैट डेल्टा Q इज इक्वल टू 0. तो यहां से डेल्टा Q इक्वल टू 0 भी आ गया. तो अब मैं कह सकता हूं कि जब डेल्टा W इक्वल टू 0 है और डेल्टा Q इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा W मतलब डेल्टा U भी 0 होना चाहिए. डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू 0. अब क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो मैं कह सकता हूं कि चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो 0, मीन्स dt इज ऑल्सो 0. तो किसी भी जब भी फ्री एक्सपेंशन की बात होती है, तो फ्री एक्सपेंशन के टाइम में कुछ भी ना तो कोई वर्क डन होता, ना ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती, ना ही चेंज इन हीट होती, ना ही हीट गिवन, ना हीट टेकन. टोटल जो काम है वैक्यूम होने की वजह से ये टोटल जो एनर्जी सब कुछ नल हो जाता है, 0 हो जाता है. बस एक चीज पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और वो है कि जब गैस एक्सपेंड होती है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है. अब यहाँ सपोज इसका प्रेशर P था और वॉल्यूम डबल होने पर इसका प्रेशर कितना रह जाएगा, हाफ. तो प्रेशर हाफ हो जाता है और सब बातें कांस्टेंट रहती है. Now let's talk about with pallet problems and faulty barometer. Basically, barometer is a device in which we can measure the pressure of a liquid column with the help of mercury column. Suppose मेरे पास एक कंटेनर है और जिसमें लिक्विड, मैं लिक्विड कुछ इस तरीके से है, और सपोज दिस हाइट इज h1 एंड दिस हाइट इज h2. तो इसके बेस पर जो प्रेशर होगा एट पॉइंट A एंड B, पॉइंट A पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर P इज इक्वल्स टू रो जी h1. इस हाइट का प्रेशर रो जी h1 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0. रो जी H1 किसी भी हाइट पर किसी लिक्विड का प्रेशर रो जी H1 होता है, फ्लूइड्स में हम लोग पढ़ चुके हैं. दैट इज, तो A पर जो मेरे पास प्रेशर आया PA इज इक्वल टू रो जी H1 प्लस P0. और अगर मैं बात PB की करूं तो प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू रो जी H2 प्लस P0. बट ये कंडीशन तब वैलिड है जब जो लिक्विड सरफेस है वो स्टैटिक है, मतलब फ्लो नहीं कर रहा है लिक्विड. तो उस केस में प्रेशर सेम होना चाहिए. मतलब ये कि अगर मैं एक अनदर कंटेनर लूं और उस कंटेनर में सेम हाइट का लिक्विड मैं फिल कर लूं, लेट सपोज दिस इज हाइट h एंड इट इज ऑल्सो h, तो इसके यहां इस पूरे बेस पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर रो जी h प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा. तो ये बात तो स्टैटिक लिक्विड के बारे में हम कर रहे हैं कि स्टैटिक लिक्विड में इन अ स्टैटिक लिक्विड एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एट सेम एट टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स
तो अगर मैं किन्हीं भी दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स के बीच में प्रेशर देखूं तो इस पूरे लेवल पर, इस पूरी लेयर पर जो प्रेशर होगा, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर प्रेशर सेम होगा। बट यहां प्रेशर कैसा है, थोड़ा सा हाइट अलग अलग होने की वजह से यहां प्रेशर अलग अलग है। अब अगर यहां पर प्रेशर अलग अलग है तो होगा क्या कि लिक्विड हमेशा उस प्रेशर को सेम करना चाहेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं ऐसे ही, तो कुछ देर बाद ये हाइट इक्वल हो जाएगी और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पॉइंट ए का जो प्रेशर है वो पॉइंट बी के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हाइट h1 इक्वल हो जाएगी हाइट h2 की। अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो है पैलेट प्रॉब्लम एंड फॉल्टी बैरोमीटर। पैलेट प्रॉब्लम एंड फॉल्टी बैरोमीटर बेसिकली इस ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि किसी भी लिक्विड के बेस पर या किसी हाइट h पर प्रेशर कितना है। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने एक बैरोमीटर, उसको बैरोमीटर बनाया, तो उसमें एक मैंने ट्यूब डाल दी। एक बैरोमीटर डिवाइस है मेरे पास और इस बैरोमीटर में मैंने ट्यूब डाली हुई है। तो बेसिकली इस बैरोमीटर पर मैं प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूंगा। अब यहाँ इस बैरोमीटर के केस में होता क्या है, बेसिकली अगर मैं सिंपल बैरोमीटर की बात करूं, मतलब एक नॉन फॉल्टी बैरोमीटर की मैं बात करूं, तो नॉन फॉल्टी बैरोमीटर के केस में यहाँ इस जगह पर वैक्यूम, अब क्योंकि वैक्यूम का खुद का कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए ये मुझे एक्चुअल रीडिंग जो देता है, मतलब अगर ये Hg मैंने यहाँ इसमें बैरोमीटर में मरकरी को यूज किया है, तो मरकरी जितनी हाइट ऊपर चढ़ेगा दैट वुड बी द प्रेशर एट द बॉटम। इस हाइट के बेसिस पर मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर मिल जाता है, और क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर सेम होना चाहिए, मतलब इस लेवल पर दो हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होना चाहिए, तो ये उतनी हाइट ऊपर चढ़ेगा जिससे कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो जाए। अब क्योंकि ऊपर वैक्यूम है इसलिए यहाँ कोई प्रेशर है ही नहीं, तो एक्चुअल रीडिंग जो मुझे मिलेगी वो इस मरकरी के लेंथ के इक्वल मुझे मिलेगी। सपोज दिस इज HL, तो जो मुझे एक्चुअल रीडिंग यहाँ मिलेगी प्रेशर की दैट वुड बी ρgl। अब फॉल्टी बैरोमीटर वो बैरोमीटर है जिसमें यहाँ वैक्यूम ना होकर सपोज यहाँ एयर है। अब क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं साइड वॉल्स पर एंड एज वेल एज इस लिक्विड पर ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक प्रेशर, एक फॉल्टी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो एक्चुअल प्रेशर जो यहाँ पर होगा उससे अलग प्रेशर मुझे मिलेगा। मींस इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ अलग होगी जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए थी। ये फॉल्टीमीटर का कॉन्सेप्ट है। अब फॉल्टीमीटर के बारे में अगर हम थोड़ा सा लिखना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि इस फॉल्टी बैरोमीटर को सपोज दिस हाइट इज L1, तो किसी टाइम पर जब इसकी हाइट L1 थी तो प्रेशर था P इज इक्वल टू P0 प्लस ρgl। अब क्योंकि एक प्रेशर इस पर ऊपर से भी लगा तो यहां जो टोटल प्रेशर आएगा वो प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो मैं कह सकता हूं PATM विल बी इक्वल टू प्रेशर फॉर दिस ρgl1 प्लस इसने जो प्रेशर लगाया सपोज दैट प्रेशर इज P1। तो इस प्रेशर को मैं कैलकुलेट यहां से कर सकता हूं। तो इस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस एयर के प्रेशर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। लेट्स हैव सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।
क्वेश्चन है कि मुझे एक बैरोमीटर ट्यूब दी हुई है। बैरोमीटर ट्यूब में कहा है कि ए बैरोमीटर ट्यूब इज 80 सेंटीमीटर अबव मर्करी लेवल एट अ प्लेस ऑफ 76 सेंटीमीटर प्रेशर, इट मेजर्स 74 सेंटीमीटर। मतलब मुझे एक बैरोमीटर ट्यूब गिवन है और वो बैरोमीटर ट्यूब वाटर या लिक्विड लेवल से, मरकरी के लेवल से 80 सेंटीमीटर ऊपर है, मतलब उसकी हाइट 80 सेंटीमीटर है। अब वो कहता है कि एट अ प्लेस ऑफ 76 सेंटीमीटर प्रेशर इट मेजर 74 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर का जो प्रेशर है वो यहां पर होना चाहिए, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 76 सेंटीमीटर है। यहां पर उसने 76 सेंटीमीटर के बजाय 74 सेंटीमीटर प्रेशर को मतलब मेजर किया। तो मैं मान सकता हूं कि ये वाली जो हाइट है ये 74 सेंटीमीटर है, क्योंकि अपनी हाइट के इक्वल ही वो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये वाली हाइट जो मरकरी की है इस ट्यूब में वो 74 सेंटीमीटर है। तो उस हाइट के बेसिस पर अगर मैं कहूँ 74 सेंटीमीटर उसकी प्रेशर है, वो उसने जो मापा, तो वो 74 सेंटीमीटर प्रेशर बेसिकली जहां पर PATM 76 सेंटीमीटर होना चाहिए था, वहां वो 74 सेंटीमीटर को मेजर कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 76 इज इक्वल टू है प्रेशर ऑफ दिस, मतलब 74 प्लस प्रेशर ऑफ एयर। तो उस एयर का, इस कॉलम में जो एयर है, उस एयर का जो प्रेशर P एयर कैलकुलेट होके आया, वो आया कि इस समय जो P एयर है वो 2 सेंटीमीटर। केस 1। केस 2 में कहता है एट सम अदर प्लेस इट मेजर 68 सेंटीमीटर। अब किसी और प्लेस पर वो 68 सेंटीमीटर मेजर करता है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्यूब है वो ट्यूब में 80 सेंटीमीटर की ट्यूब, (68) मेजर किया, मतलब इसकी लेंथ 68 सेंटीमीटर थी, तो ऊपर की जो लेंथ बची दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि इट एट सम अदर प्लेस इट मेजर 68 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द प्रेशर एट दैट प्लेस। तो उस प्लेस पर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो उस प्लेस पर प्रेशर जो होगा वो कह सकता हूं P एट दैट प्लेस इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ Hg या प्रेशर ऑफ एयर प्लस 68 सेंटीमीटर। अब अगर मैं P1L1 इज इक्वल टू P2L2 यूज कर लूं, अब ये P1L1 P2L2 कहां से आया? किसी भी गैस के लिए हम इक्वेशन पढ़ते थे PV इज इक्वल्स टू P1V1 इज इक्वल टू P2V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, ये बातें मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, अब किसी एक चीज को तो मुझे कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। जब भी मैं किसी बैरोमीटर की ट्यूब को लूंगा तो प्रेशर अलग अलग होगा, तो वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। तो जब वॉल्यूम और प्रेशर अलग अलग है तो उस समय मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चल रहा हूं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट से मेरे पास एक कंडीशन ये रहेगी कि उसका P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 गैस इक्वेशन से मैं कह सकता हूं। अब यहाँ गैस इक्वेशन अगर मतलब इक्वल है और ट्यूब मेरे पास सेम है तो उसका एरिया सेम, तो P1 इंटू ए इंटू उसकी लेंथ L1 इज इक्वल टू P2 इंटू ए इंटू सेकेंड टाइम उसकी लेंथ L2। तो एरिया सेम होने से एरिया कैंसिल, दैट इज P1L1 इज इक्वल टू P2L2। ये रिलेशन मैंने यहां यूज करना है। तो इनिशियली उसका प्रेशर जो था, इनिशियली उसका प्रेशर था 74, इनिशियली उसका जो प्रेशर था वो था 2 सेंटीमीटर, 74 नहीं 2 सेंटीमीटर था एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर जो उस समय पहले था 2 सेंटीमीटर इंटू उसकी जो लेंथ थी 74 और ये 80, जो ये लेंथ थी दिस वॉज 6 सेंटीमीटर। तो P1L1 इज 2 इंटू 6 इज इक्वल टू प्रेशर 2 इंटू लेंथ उसकी 12, तो 2 2 is 1, तो जो मेरे पास प्रेशर 2 आया दैट इज 1 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास जो प्रेशर 2 आया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो प्रेशर है P एयर का वो 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मुझे उस प्लेस पर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उस प्लेस पर प्रेशर आ गया 1 cm
plus 68 cm means 69 centimeters of Hg. This is the pressure at that point. This is the answer. अब अगर मैं बात करूं पैलेट की, तो पैलेट बेसिकली असल में इस बैरोमीटर ट्यूब में, एक ट्यूब में अगर कोई एक बूंद हो मरकरी की अगर एक बूंद इसके अंदर मैं मान लूं, छोटी सी कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब में मरकरी की एक छोटी सी मैं मान लेता हूं कि एक बूंद है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड पैलेट। तो इस मरकरी की बूंद के ऊपर और नीचे में प्रेशर को कैलकुलेट कर लेता हूं। तो जब इस पैलेट के अकॉर्डिंग मैंने, सपोज मेरे पास एक ट्यूब है और उस ट्यूब में एक इस तरीके से कोई लिक्विड या मरकरी भरा हुआ है जिसकी हाइट h है, तो इस पर जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर वुड बी, यहां से लगने वाला प्रेशर सपोज P0 है, तो P0 प्लस रो जी एच। अब अगर इस कैपिलरी ट्यूब को मैं हल्का सा बेंड कर दूं, तो हल्का सा बेंड कर देने की वजह से प्रेशर जो आएगा वो प्रेशर इस हाइट के इक्वल होगा। लेट सपोज दिस हाइट इज h1, तो यहां जो प्रेशर आया वो प्रेशर मेरे पास होगा h1 के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू P0, यहां से तो P0 ही लगेगा, P0 प्लस रो जी h1। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर डिपेंड करता है इस हाइट पर। और ये बात हम फ्लूइड्स में भी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन height but does not depend on the length of the capillary tube and anything else। तो अब पैलेट प्रॉब्लम्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो पैलेट प्रॉब्लम्स में मुझे कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम्स दी होती हैं जैसे भी हम डिस्कस कर रहे हैं।
पैलेट प्रॉब्लम्स में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे एक ट्यूब गिवन है और उस ट्यूब में देयर इज अ पैलेट ऑफ मरकरी। अब इस मरकरी की पैलेट के अंदर उसने बताया कि मरकरी की पैलेट की जो हाइट है दैट इज 25 सेंटीमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर में गैस फिल्ड है। इस गैस टेम्परेचर में कांस्टेंट है ही। अगर अब मैं ट्यूब को इन्वर्ट कर दूं तो बताओ कि अब ये वाली गैस की जो लेंथ है वो कितनी रह जाएगी, क्या हो जाएगी, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं इस बात पे ध्यान दूं कि मैं कैसे प्रेशर निकालूं, किस तरीके से इस मरकरी पैलेट का प्रेशर निकालूं और कहां निकालूं जिससे कि मैं उन दोनों चीजों को कंपेयर कर पाऊं। तो फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस में एक पॉइंट मान लेता हूं, पॉइंट ए। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस तरह का प्रेशर निकालें पैलेट का तो मरकरी का लोअर पॉइंट ढूंढें। तो मरकरी का लोअर पॉइंट ढूंढें। तो सबसे पहले मरकरी का लोअर पॉइंट ये रहा, तो मैं सबसे पहले यहां कैलकुलेट कर लेता हूं कि यहां कितना प्रेशर है। अब इस पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा वो ऊपर से आने वाले प्रेशर के बराबर होगा, मतलब ऊपर से PATM प्लस इस हाइट 25 सेंटीमीटर का प्रेशर। तो अगर प्रेशर एट ए की बात करूं तो प्रेशर एट ए विल बी 25 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस PATM दैट इज 75 सेंटीमीटर, दैट बिकम्स 100 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ए पर जो प्रेशर है वो 100 सेंटीमीटर है। अब यहां केस सेकंड में अगर इस मैंने ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया, मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो इस ट्यूब को उल्टा कर देने पर मुझे जो प्रेशर कैलकुलेट करना है वो यहीं पे करना है, मतलब Hg के लास्ट वाले पॉइंट पर, मतलब मरकरी के लोअर पॉइंट पर। तो इस मरकरी के लोअर पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूं तो ये प्रेशर, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो होगा इस मरकरी का प्रेशर प्लस P ऊपर से आने वाला प्रेशर इक्वल टू, क्योंकि देखो ओपन किधर से है, ये ट्यूब नीचे से ओपन है, तो नीचे से ओपन है इसका मतलब जो नीचे का प्रेशर वो 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो 75 सेंटीमीटर प्रेशर एट बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो 75 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये 75 सेंटीमीटर बी इस पर ऊपर के प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। अब अगर ये ऊपर के प्रेशर के इक्वल है तो पॉइंट बी पर सपोज मैं मान लेता हूं कि यहां से आने वाला प्रेशर P डैश है, तो पॉइंट बी पर जो प्रेशर होगा P डैश प्लस इस मरकरी का प्रेशर दैट इज 25 सेंटीमीटर, ये शुड भी इक्वल होना चाहिए 75 सेंटीमीटर के। तो P डैश जो मेरे पास कैलकुलेट होके आया दैट इज 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये जो प्रेशर इस समय गैस एक्सर्ट कर रही है वो प्रेशर 50 सेंटीमीटर के इक्वल है। मुझे कैलकुलेट करनी है लेंथ, यहां पर लेंथ थी इतना, तो P1 इस पॉइंट पर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो P1 L1 इक्वल टू P2 L2 से अगर मैं बात करूं तो P1 L1 प्रेशर एट ए पर जो P1 था दैट इज P1 100 इंटू L1 वॉज 50 इज इक्वल टू P2 50 इंटू L2 दैट मीन्स L2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो L2 जो मेरे पास कैलकुलेट हो गया दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले केस में जब मैंने इस ट्यूब को इन्वर्ट किया तो ये लेंथ बढ़कर 100 सेंटीमीटर हो गई। उस केस में यहां प्रेशर इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि एक ट्यूब
क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि एक ट्यूब इस तरह से रखी हुई थी इन्वर्टेड, और उस इन्वर्टेड ट्यूब पर 30 सेंटीमीटर गैस थी ऊपर और 15 सेंटीमीटर का एक मरकरी पैलेट था। अब मैंने उस ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया, तो अब इन्वर्ट करने के बाद मरकरी पैलेट के नीचे जो लेंथ बची उस गैस की, लेट देयर इज अ गैस, तो इस गैस की कितनी लेंथ हो जाएगी, आई हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ एल। सॉल्यूशन में फिर वही मैं प्रेशर कैलकुलेट करूंगा, किसी भी 2 पॉइंट्स पर, उन 2 पॉइंट्स पर प्रेशर कैलकुलेट करने के बाद उसको कंपेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले जो मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है, मैं करता हूं पॉइंट ए पर प्रेशर कैलकुलेट। तो पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा, पॉइंट ए पर प्रेशर होगा इस गैस की वजह से नीचे लगने वाला प्रेशर, और ऊपर लगने वाला प्रेशर एटीएम प्लस ये 15 सेंटीमीटर को तो मैं कंसीडर करूंगा नहीं, तो 15 सेंटीमीटर नीचे ये ऊपर, तो मैं प्रेशर एट ए कह सकता हूं। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर, प्रेशर एट ए प्लस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर। तो प्रेशर एट ए मेरे पास आ गया 60 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। अब अगर मैं नेक्स्ट केस में बात करूं, तो नेक्स्ट केस में इस पॉइंट बी पर जो प्रेशर होगा वो ऊपर से लगने वाला प्रेशर, पॉइंट बी पर लगने वाला प्रेशर इक्वल टू होगा पी एटीएम प्लस 15 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। पी एटीएम दैट इज 75 प्लस 15 सेंटीमीटर, इट बिकम्स 90 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। मुझे कैलकुलेट करनी है लेंथ एल, तो सिंपल P1 L1 इक्वल टू P2 L2. So initially pressure was 60 into length was 30 is equal to 90 into L. So L is 20 cm. नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि मेरे पास एक पैलेट है और उस पैलेट पर इनिशियली सॉरी क्यूब है और उसमें जो पैलेट की इनिशियल लेंथ है दैट इज 40 सेंटीमीटर और इसके लोअर पार्ट में जो गैस है उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 80 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या काम किया, इस ट्यूब को 30 डिग्री रोटेट किया, तो 30 डिग्री रोटेट करने पर मुझे कैलकुलेट करना है कि बताओ ये लेंथ अब कितनी हो जाएगी। तो काम वही जो अब तक किया, दैट इज सपोज लोअर पॉइंट इसका ए है और इसका लोअर पॉइंट बी ये है, तो मैं सबसे पहले इस लोअर पॉइंट ए पर प्रेशर कैलकुलेट करूंगा। तो लोअर पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा वो होगा इसका प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस 80 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर दैट इज 120 सेंटीमीटर ऑफ Hg। पॉइंट ए पर प्रेशर 120 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट केस में मैं इस पॉइंट बी पर प्रेशर कैलकुलेट करूं, तो पॉइंट बी पर जो प्रेशर होगा, पॉइंट बी पर प्रेशर वुड बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर प्रेशर ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस हाइट का प्रेशर, क्योंकि ये बैंड है तो अब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इस हाइट का प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो अगर ये मेरे पास 40 सेंटीमीटर है और ये एंगल 30 है तो दिस एंगल इज ऑल्सो 30, और अगर ये 30 है तो cos 30 अगर मैं लगाऊं sin 30 दैट इज 40H इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो प्रेशर होगा दैट इज 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg। पॉइंट ए पर मैंने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। पॉइंट बी पर नेक्स्ट P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2। P1 मेरे पास 120 सेंटीमीटर और जो लेंथ थी उस समय 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू P2 इज 100 सेंटीमीटर इंटू लेंथ L मुझे कैलकुलेट करनी है, दैट इज लेंथ L इज 60 सेंटीमीटर।